चलो चलते आगे हम लोग अपने टॉपिक पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो लॉज डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगला लॉ है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब स्टेटमेंट्स में जाने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये लॉ क्या बोल रहा है। ठीक है, ये लॉ बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, सपोज करो मैंने एलिमेंट लिए कि मेरे पास कार्बन है और मेरे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो ये एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब कि देखो, खुद सोचो, अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है ना, दोनों बन सकते हैं ना, क्योंकि डिपेंड करेगा मैं ऑक्सीजन कितना ले रही हूं। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बोली कि दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे और वो दोनों आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे भी, अगर मेरे पास सोडियम और ऑक्सीजन है, अगर वो कंबाइन करेंगे तो उसके बाद वो Na2O की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और Na2O2 की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं ऑक्सीजन कितना यहाँ पे ले रही हूं। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराऊं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, NO भी बना सकता है, N2O भी बना सकता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना सकता है, या फिर ये N2O3 भी बना सकता है, और आगे भी ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बना सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बच्चों सिर्फ इतना है कि दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन ये लॉ सिर्फ इतना नहीं बोलता, ये स्टेटमेंट लॉ की यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। वो बोल रहा है कि जब ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, तो अगर मैं इन दोनों में से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दूं, जैसे सपोज मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे थे, तो अगर मैंने यहाँ पे कार्बन के मास को फिक्स कर दिया, कार्बन के मास को फिक्स कर दिया, अब पहली बारी जब उसने कंबाइन किया तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक है, और उसके बाद जब उसने दूसरी बारी कंबाइन किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है ना। तो वो बोलता है कि जब कार्बन के मास को अगर मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कुछ पर्टिकुलर मास अगर उस कार्बन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, जैसे कि अगर पहली रिएक्शन में उस कार्बन के फिक्स मास से और ऑक्सीजन का x मास कंबाइन कर रहा है, और उस कार्बन के फिक्स मास से अगर ऑक्सीजन का y मास कंबाइन कर रहा है, तो ये जो x और y है ना, ये सिंपल रेशो में होंगे। ठीक है, ये जो x और y है ये सिंपल रेशो में होंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मतलब कि कार्बन एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, दूसरा एलिमेंट इस फिक्स मास से जो कंबाइन करेंगे और दो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे ना, तो इस केस में जो इनका रेशो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ठीक है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखो, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो बना कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली उसने एक और चीज बनाई, वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों, कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। अब पहली रिएक्शन के अंदर एक ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्योंकि एक ही एटम इन्वॉल्व हुआ है तो उसके एक एटम का मास होता है 16 ग्राम। कितना होता है? 16 ग्राम पहली रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब बच्चों दूसरी रिएक्शन के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स थे जो कि इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद मेरे पास CO2 की फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो कार्बन का फिर से कितना मास इन्वॉल्व हुआ? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मास इन्वॉल्व हुआ? दो ऑक्सीजन के एटम्स O2 जो कि एक मॉलिक्यूल है, उसका मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम। तो अब देखो, मैंने बोला
एक एलिमेंट का मास फिक्स रखना है, तो कार्बन का मास यहाँ पे फिक्स है ना, कितना है 12 ग्राम और 12 ग्राम, ठीक है। एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है और बाकी जो दूसरा एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहा है इसके फिक्स्ड मास के साथ उनका जो रेशो होगा, अब देखो कितना कंबाइन कर रहा है, इसका 16 ग्राम और इसका 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन का फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ यानी कि 12 ग्राम के साथ जो कंबाइन कर रहा है, तो दोनों के केस में रेशो क्या हो जाएगा 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम। एक केस में 12 ग्राम के साथ 16 ग्राम ने कंबाइन किया, अगले केस में 12 ग्राम के साथ 32 ग्राम ने कंबाइन किया। तो ये 12 ग्राम मेरे पास है फिक्स, तो फिक्स वाले को छोड़ दो, एक को फिक्स रखना ही रखना है। दोनों रिएक्शन में सेम होना चाहिए एक एलिमेंट का मास, अगर यहाँ पे 24 होता तो यहाँ पे भी 24 होना चाहिए था, ठीक है। तो एक एलिमेंट के मास को रख दो फिक्स, उसके अलावा ये 16 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। अब इन दोनों का रेशो लो, तो 16 और 32 का जब मैं रेशो लूंगी तो वो आएगा 1:2, यानी कि वो सिंपल होल नंबर रेशो के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? होल नंबर रेशो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहां से? अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। स्टेटमेंट बोलती है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और वो दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर उस एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है तो उनके जो मासेस है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में होंगे, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में होंगे। तो एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन to form more than one compound, then masses of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। ये आपस में small whole numbers ratio में होंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया एक एग्जाम्पल से, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके देखती हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। क्या देखते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब देखो, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, फिर से रिपीट करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसमें, तो इस सेकंड एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। फिर से मैंने दो एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट मैंने लिया नाइट्रोजन और दूसरा मैंने लिया ऑक्सीजन। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं? ये N2O बना सकता है, ये NO बना सकता है, और उसके अलावा ये N2O3 भी बना सकता है, और भी बना सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी यही तीनों कंपाउंड्स लेके चल रही हूं, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये N2O बना रहे हैं, NO बना रहे हैं और N2O3 बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब क्या करो, इनमें से किसी भी एक के मास को फिक्स कर दो। फिक्स करने से पहले बच्चों सबकी अलग अलग रिएक्शन लिख लो। देखो, पहली मैं रिएक्शन लिखती हूं N2O के लिए, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग N2O, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग N2O। अब देखो, यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। N2O के अंदर मासेस से डील मत करो, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना उससे भी डील कर सकते हो आप लोग। तो नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2, ऑक्सीजन है 1। तो मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट का मास यहाँ पे फिक्स करना होता है, इसलिए मैं क्या कर रही हूं, फिक्स कर रही हूं नाइट्रोजन के मास को। ये मैं नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रही हूं, ठीक है। तो मैंने नाइट्रोजन को 1 रख दिया, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन अगर 1 रखूंगी तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना। 2 नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, तो 1 नाइट्रोजन के साथ आधा ऑक्सीजन होगा ना, है ना। इस तरीके से भी बोल सकती हूं मैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मास को मैंने फिक्स कर दिया, और बच्चों मैंने बोला कि नाइट्रोजन मेरे पास 1 ही है और ऑक्सीजन मेरे पास आधा है, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन लिखती हूं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग NO, ठीक है। तो NO में 1 ही नाइट्रोजन है और 1 ही ऑक्सीजन है, तो 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन
ठीक है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी मैंने नाइट्रोजन को तो एक ही लिया है, ऊपर भी एक लिया था, अब नीचे वाले में तो अपने आप ही एक आया, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थर्ड केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं N2O3, यानी कि बच्चों इसमें कितने नाइट्रोजन हैं? इसमें 2 नाइट्रोजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। लेकिन मुझे नाइट्रोजन को तो फिक्स करना है और एक फिक्स करना है, तो इसको एक बनाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, है ना। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो 2/2 बच्चों 1 हो जाएगा, और 3/2 मतलब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, तीनों जगह पे तीनों रिएक्शंस के अंदर नाइट्रोजन को 1 फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया? 1 फिक्स कर दिया। अब बस एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स है ना उनका रेशो देख लो। बाकी के एलिमेंट्स बच्चों कौन कौन से हैं? यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3/2 है, तो इनका रेशो ले लो। अब नाइट्रोजन को तो फिक्स कर ही दिया, तो तीनों केस में रेशो क्या हो जाएगा? 1/2:1:3/2। लेकिन अभी भी बच्चों यहाँ पे ये होल नंबर रेशो नहीं आया, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको होल नंबर रेशो बनाना पड़ेगा। तो होल नंबर रेशो बनाने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो ये हो जाएगा 2:1:3। इसको मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर मैंने बोला मैंने ना एक चीज को फिक्स करना है, मैंने नाइट्रोजन को 1 फिक्स करना था, तो ऊपर वाले में मैंने 1 फिक्स कर दिया, नीचे वाले में 1 फिक्स कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 3 थे, लेकिन मुझे तो बताना है कि एक नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, मुझे ये बताना है एक नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन है। 2 के साथ 3 था तो 1 के साथ 3/2 हो जाएगा ना। तो बस इतनी सी बात का याद रखो कि 2 के साथ 3 ऑक्सीजन थे, फॉर्मूला में देख सकते हो ना। तो एक नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन होंगे? एक नाइट्रोजन के साथ मेरे पास 3/2 ऑक्सीजन होंगे। अभी तो मैंने बताया कि 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स रखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के एक को मैंने एक करने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 के साथ 3 थे, 1 के साथ 3/2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखो अब मैंने देखा कि अब लॉ क्या कहता है, एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो मैं नाइट्रोजन को तीनों जगह पे फिक्स कर चुकी हूं। तो जो दूसरे एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं उनके मासेस हमेशा होल नंबर रेशो में होंगे। तो यहां पे मेरे पास कितना था? 1/2, यहां पे था 1 और यहां पे था 3/2, यानी कि इनका रेशो क्या होगा? 1/2:1:3/2। लेकिन मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, बता रही हूँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बच्चों मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? मुझे होल नंबर में चाहिए। तो मैंने क्योंकि पूरे को होल नंबर करना था इसलिए मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 2:1, सॉरी ये हो गया 1:2:3, ये हो गया 1:2:3। तो ये जो मेरे पास रेशो आया ऑक्सीजन के मासेस का, ये जो मेरे पास रेशो आया ऑक्सीजन के मासेस का, वो रेशो कितना आया? 1:2:3। और ये सिंपल होल नंबर रेशो है ना, कोई डेसिमल में नहीं है, क्या है? सिंपल होल नंबर रेशो है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसलिए मैंने देखा कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा था, चाहे वो N2O बना रहा था, चाहे वो ऑक्सीजन बना रहा था, चाहे वो NO बना रहा था, या फिर वो N2O3 बना रहा था, तो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ जो मैंने एक फिक्स किया था, तो मैंने फिक्स मास के साथ जो ऑक्सीजन के मासेस का रेशो निकाला, वो रेशो बच्चों आया मेरे पास एक फिक्स होल नंबर रेशो, यानी कि कितना आया? 1:2:3। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं भी समझ आया है तो फिर से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के केस में भी यही देखा था कि कार्बन के 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का एक टाइम पे 16 ग्राम था और एक टाइम पे 32 ग्राम था। तो जब मैंने 16 और 32 का रेशो लिया तो वो रेशो हुआ 1:2, जो कि एक होल नंबर रेशो था।
ठीक है, आई होप दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे पास है एक छोटा सा आप लोगों के लिए, 3 क्वेश्चन लिख रही हूं, तीनों के केस में बताना कि क्या इनके केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा भी या फिर नहीं होगा। पहला सवाल फिर से, ठीक है, तो ये पहला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर कि बताओ CO2 और H2O के केस में, दोबारा से बता दूंगी कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट सब्र तो करो, दोबारा से बताऊंगी। CO2 और H2O के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, यस या नो। CO2 और H2O के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी से बताइए, CO2 और H2O के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, यस या नो में आंसर करना है, यस या नो। हो सकता है, बच्चे आंसर दे रहे हैं हो सकता है। CO2 और H2O के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देख सकते हैं क्या हम लोग? अरे यस क्यों बोल रहे हो, कैसे देख सकते हैं? एलिमेंट तो अलग अलग हो गए ना। बताइए CO2 में अकेले कैसे हो सकता है? कंपाउंड तो एक ही है ना, 2 अलग अलग कंपाउंड बनने चाहिए। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बात थी कि 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे, और जब 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे आपस में तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। लेकिन वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये तो एलिमेंट ही अलग हो गए, तो एलिमेंट ही अलग हो गए, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कैसे बात करूंगी, है ना। अब बच्चे नो आंसर दे रहे हैं, जब मैंने आंसर बता दिया तो पहले सही बताते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन जब करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड होने चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बच्चों वाटर बनता है। तो जब एलिमेंट ही अलग हो गए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तो यहाँ पे बात ही नहीं उठती। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, N2O NO अमोनिया, क्या इसके केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वैलिड हो सकता है? क्या इसके केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड हो सकता है क्या? जल्दी से बताइए। बताइए, N2O NO और अमोनिया के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड हो सकता है क्या? हाँ जी, नहीं हो सकता। ये यस वाले बच्चे हैं ना, ढंग से पढ़ लो। अभी मैंने पहले भी बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो एलिमेंट ही अलग हो गया ना। तो जब एलिमेंट ही अलग हो गया तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तो यहाँ पे बात ही नहीं उठती। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो बताओ, H2O D2O T2O के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड हो सकता है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन H2O D2O और T2O के केस में वैलिड हो सकता है क्या? अब यहां पे क्या गेम है कि इन्होंने आइसोटोप्स दे दिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये आइसोटोप्स के केस में वैलिड होता है क्या लॉ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तो आइसोटोप्स के केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होता, क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट होते हैं ना बच्चों। मासेस ही डिफरेंट हो गए तो लॉ कैसे वैलिड हो गया? तो उसके अलावा ये जो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अगर इनको नहीं पढ़ना तो ये जा सकते हैं, और बाकियों को पढ़ने दे प्लीज। तो H2O D2O और T2O के केस में आइसोटॉप्स होते हैं और इनके मासेस डिफरेंट होते हैं, तो आइसोटॉप्स के केस में भी ये लॉ वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे, और जो 2 कंपाउंड बनाएंगे उसमें
एक से ज्यादा कंपाउंड जो बनाएंगे तो एक फिक्स मास ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो दूसरे वाला एलिमेंट कंबाइन करेगा, उनके मासेस का रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। कार्बन जो है ना वो 2 ऑक्साइड बना रहा है। अब उसने मुझे नहीं बताया कि कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या है, कौन से 2 ऑक्साइड्स बना रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दे दी। ठीक है, उसने बोला कि जो कार्बन है ना वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 ऑक्साइड बना रहा है। तो सपोज पहला ऑक्साइड है ये सेकंड ऑक्साइड है। उसने बोला कि पहले ऑक्साइड में जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 42.9%, यानी कि पहले ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज है 42.9%, दूसरे ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज है 27.3%। कितनी है? 27.3%। ठीक है, अब कार्बन की परसेंटेज मुझे पता है, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगी ना। अगर कार्बन की पता है 100 से माइनस कर दो, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो जब 100 से फर्स्ट ऑक्साइड के केस में कार्बन की परसेंटेज थी 42.9%, तो ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज हो जाएगी? 50। सेकेंड लाइन में कट इसलिए क्योंकि 2 बार लिखा हुआ था। तो मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज हो जाएगी 57.1%। अब सेकेंड ऑक्साइड के केस में कार्बन की परसेंटेज थी 27.3%, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हो जाएगी 72.7%। ठीक है, तो दोनों केसेस में बच्चों मुझे कार्बन की भी परसेंटेज पता लग गई, ऑक्सीजन की भी पता लग गई। अब वो बोल रहा है कि शो करो कि ये जो फिगर्स है ना ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इलस्ट्रेट कर रही है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इलस्ट्रेट कर रही है। तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 2 ऑक्साइड बना रहा है, ये पहला ऑक्साइड, ये दूसरा ऑक्साइड, है ना। बस मुझे क्या करना है, एक के मास को या फिर एक की परसेंटेज को बच्चों कर दो फिक्स, और एक को फिक्स करके दूसरे की परसेंटेजेस का रेशो निकालो। अगर वो होल नंबर रेशो आ गया, यानी कि मेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वैलिड हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड हो रहा है। तो देखो, अब इसके केस में आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मन करे तो कार्बन की परसेंटेज फिक्स कर देना, मन करे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज फिक्स कर देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज को बच्चों में फिक्स कर रही हूं। ऑक्सीजन की परसेंटेज को मैं फिक्स कर रही हूं। ठीक है, यानी कि देखो, अब पहले ऑक्साइड में आपको देखने को मिलेगा कि 57.1% ऑक्सीजन 42.9% ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, अगर मैं यहाँ पे अब पहले ऑक्साइड की बात करूं, फर्स्ट ऑक्साइड की, तो मेरे पास 57.1% ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है? ये कंबाइन कर रहा है 42.9% कार्बन के साथ, 42.9% कार्बन के साथ। 57 बच्चों मैंने बताया ना कि टोटल परसेंटेज, अगर टोटल परसेंटेज कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों की टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगी। कार्बन की अगर 42.9 थी तो ऑक्सीजन की उस कंपाउंड में परसेंटेज कितनी होगी? 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड ऑक्साइड के लिए भी कार्बन की परसेंटेज 27.3 थी, तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 27.3, यानी कि 72.7%। ठीक है, अब मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑक्साइड को कंसीडर करके चल रही हूं, तो मैंने देखा कि 57.1% ऑक्सीजन 42.9% कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है ना। 57.1% ऑक्सीजन 42.9% कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो बताओ बच्चों, एक पार्ट, अब इसको परसेंटेज ना लिख के ना आप पार्ट्स लिख देते हो। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 57.1 पार्ट्स ऑक्सीजन 42.9 पार्ट्स कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो एक पार्ट ऑक्सीजन
कितने पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन करेगा? 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.751 पार्ट्स ऑफ कार्बन, 0.751 पार्ट्स ऑफ कार्बन। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट ऑक्सीजन के लिए देखा, 57.1 पार्ट ऑक्सीजन के लिए इतना कार्बन कंबाइन कर रहा था, तो एक पार्ट के लिए पहले वाले ऑक्साइड में कितना कार्बन कंबाइन करेगा? 0.751 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंड ऑक्साइड। सेकेंड ऑक्साइड के केस में देखते हैं बच्चों, सेकेंड ऑक्साइड के केस में कितना ऑक्सीजन था? 72.7 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। लिख देते हैं यहाँ पे 72.7 पार्ट्स ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? ये 27.3 पार्ट्स ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, 27.3 पार्ट्स कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक पार्ट ऑक्सीजन देखा था, एक पार्ट ऑक्सीजन के लिए निकाला था। ऐसे ही क्योंकि मुझे एक का मास फिक्स करना होता है, इसमें भी एक पार्ट के लिए निकाल लो। तो एक पार्ट ऑक्सीजन जो है वो कितने कार्बन के साथ कंबाइन करेगा? 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 पार्ट्स कार्बन कितने के साथ कंबाइन करेगा? 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा ये सॉल्व करके 0.376 पार्ट्स कार्बन। कितना आएगा? 0.376 पार्ट्स कार्बन। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर मेरे पास एक पार्ट ऑक्सीजन है तो पहले ऑक्साइड में इतना पार्ट कार्बन का था, सेकेंड ऑक्साइड में अगर मेरे पास एक पार्ट ऑक्सीजन है तो इतने पार्ट्स कार्बन का था। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन का पार्ट्स कंबाइन फिक्स कर दिया। अब बस कार्बन के जितने पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशो ले लेते हैं। तो रेशो क्या हो जाएगा ये दोनों के केस में? 0.751 इज टू 0.376। कितना हो जाएगा? 0.751 इज टू 0.376। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो रेशो आएगा 2:1, जो कि मेरे पास एक सिंपल होल नंबर रेशो है। तो क्योंकि मेरे पास एक सिंपल होल नंबर रेशो आया, यानी कि ये जो मेरे पास डाटा गिवन था, जो मेरे पास एग्जाम्पल गिवन था, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। फिर से समझाती हूँ, चिंता करने वाली बात नहीं है, फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में हमें उसने बोला कि कार्बन 2 ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, 2 ऑक्साइड बना रहा है, फॉर्मूला मुझे नहीं पता कि क्या फॉर्मूला है, कौन से 2 ऑक्साइड बना रहा है। अब उसने मुझे बोला कि इलस्ट्रेट करो, कुछ डाटा दे दिया कि दोनों ऑक्साइड में, एक ऑक्साइड में 42.9% कार्बन है और दूसरे में 27.3% कार्बन है। ठीक है, तो पहले ऑक्साइड में मेरे पास कार्बन दे दी, दूसरे में कार्बन दे दी। तो मुझे क्या करना पड़ता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एटम का या फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास करना होता है फिक्स। ठीक है, तो दूसरे का निकाल लो, दूसरे का निकालो। अब ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दो दोनों के कार्बन के मासेस को, तो दोनों में से ऑक्सीजन का परसेंटेज मेरे पास आ गया। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन ने जब कंबाइन किया तो पहला ऑक्साइड बनाया, दूसरा ऑक्साइड बनाया। दोनों को एक एक करके डील करते हैं। पहले ऑक्साइड में हमने देखा कि मेरे पास 57.1% ऑक्सीजन 42.9% कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, 57.1 पार्ट्स ऑक्सीजन 42.9 पार्ट्स कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो एक पार्ट ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन करेगा? 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1, यानी कि 0.751 पार्ट्स ऑफ कार्बन। तो मैंने ऑक्सीजन का यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मेरे को एक ही पार्ट के केस में दोनों ऑक्साइड्स में देखना है। ऑक्सीजन के लिए मैंने फिक्स कर दिया, आप कार्बन के लिए भी कर सकते थे, वैसे करके देखना, घर पे ट्राई करके देखना, सिंपल रेशो ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड ऑक्साइड के केस में देखते हैं। 72.7 पार्ट्स ऑक्सीजन 27.3 पार्ट्स कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो 72.7 पार्ट्स ऑक्सीजन 27.3 पार्ट्स कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है।
तो ऊपर वाले में क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को एक पार्ट फिक्स किया था, ऐसे ही इसको भी एक पार्ट फिक्स कर देती हूं। तो एक पार्ट ऑक्सीजन 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 पार्ट्स कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, है ना। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 0.376। अब दोनों ऑक्साइड्स के केसेस में बच्चों मैंने इसको भी एक पार्ट फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को, इसको भी एक पार्ट फिक्स कर दिया, तो एक का मास मैंने फिक्स कर दिया। अब दूसरे के पार्ट्स के बस रेशो ले लो, वो होल नंबर रेशो आना चाहिए। तो इसके केस में 0.751 आया था कार्बन, इसके केस में 0.376 आया था, और उसके बाद मैंने 0.751 इस टू 0.376 किया, तो मेरे पास 2:1 रेशो आ गया। अब राउंड ऑफ क्यों किया बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 2:1 के इक्वल ही तो आएगा, राउंड ऑफ नहीं किया मैंने। अप्रोक्सीमेटली मुझे सिंपल होल नंबर रेशो बताना था, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों वो 2:1 के ही इक्वल है, इसीलिए मैंने इसको 2:1 लिख दिया। अगर आप 1.94 को 2 भी लिख दोगे ना तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ना तो एग्जामिनर बुरा मानेगा ना ही क्वेश्चन बुरा मानेगा। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना होता है और उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे करना है, होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, समझ में आ गया होगा। चिंता मत करो, अगली क्लास में इसके और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले लॉ पे। अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अगर आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब चलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है। कोशिश करना कि एक ही बारी में समझ में आ जाए, अगर नहीं आता तो मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ठीक है। ये बोलता है कि अगर एक एलिमेंट सपोज मेरे पास कार्बन था, वो दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, वो हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या था? दो सेम ही एलिमेंट थे जो कंबाइन कर रहे थे, लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के केस में कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है बच्चों, और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर रहा है ना। सपोज हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना? CH4 बना, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो इतनी सी बात याद रखो, एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो दो अलग अलग एलिमेंट थे ना, ये भी आपस में कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन भी कंबाइन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बन जाएगा पानी, यानी कि वाटर, ठीक है। तो एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, और बच्चों ये जो दोनों एलिमेंट्स थे ना, ये भी आपस में कंबाइन करेंगे और उसके बाद एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब लॉ ये नहीं है, लॉ तो अभी आधा अधूरा है, ये इसको पूरा करते हैं, ठीक है। आधी अधूरी कहानी थी ये। अब ये लॉ क्या बोलता है, देखो, पहला कंपाउंड कंसीडर करो CH4 यानी कि मीथेन का, ठीक है। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बन रहा है, कंबाइन कर रहा है, और CH4 बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का होगा 4 ग्राम, ठीक है। सेकंड केस में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और CO2 बना रहे हैं, ठीक है। अब कार्बन का मास कितना है? फिर से 12 ग्राम, और 2 ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम, ठीक है। अब देखो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि और दोबारा इसको बाद में लिखूंगी। तो अब देखो फिर से क्या करना है, जैसे पहले एक एलिमेंट का मास फिक्स कर रहे थे ना, वही कर दो। इसका मास कार्बन का मास मैंने कर दिया फिक्स, दोनों को 12-12 ग्राम कर दिया। अब जो दूसरा एलिमेंट्स है ना, उनके रेशो निकालो। तो इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना हो जाएगा? 4:32, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 1:8, ठीक है। 1:8। फिर से रिपीट करूंगी, चिंता करने वाली बात नहीं है।
मैंने सिर्फ इतना बोला कि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा और दो कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और CH4 बनाया, और कार्बन ने बच्चों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और CO2 बनाया। अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और CH4 और CO2 बनाता है, ठीक है। अब देखो, अब एक एक कंपाउंड को उठाओ। मैंने CH4 को भी उठाया, फिर मैंने CO2 को उठाया, ठीक है। CH4 के केस में मैंने देखा 12 ग्राम कार्बन के साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ना, और 12 ग्राम कार्बन के साथ 2 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। सॉरी, 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। तो अभी भी क्या करना है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया मैंने 12-12 ग्राम। अब बाकी का जो दूसरा एलिमेंट है ना, सेकंड और थर्ड वाला, उन दोनों का रेशो ले लो। तो वो था 4:32, 4:32, यानी कि कितना था बच्चों, 1:8। कितना था, 1:8, ठीक है। अभी भी ये लॉ खत्म नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मैम मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो बच्चों क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। अब वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 और 1 ऑक्सीजन का मास 16। अब इन दोनों का रेशो ले लो, तो वो आ गया 1:8। अब यहां से आप क्या कंक्लूड करते हो कि बच्चों ये जो दोनों रेशो आने चाहिए ना, ये रेशो या तो आने चाहिए सेम, ये रेशो या तो आने चाहिए सेम या फिर आने चाहिए एक दूसरे के मल्टीपल। तो क्योंकि ये दोनों रेशो सेम आए, यानी कि यहां पे मेरे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होता है। यहां पे मेरे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होता है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे क्या ध्यान रखना है, देखो अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि रेशो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B, यहाँ पे A और B क्या थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, which combine separately with fixed mass of third element। अब A क्या था बच्चों, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, B क्या था मेरा ऑक्सीजन, और तीसरा एलिमेंट था मेरे पास कार्बन C। तो A और B के जितने मासेस ने C वाले के फिक्स मास से, C क्या था 12 ग्राम, इसके फिक्स मास ने कंबाइन किया, तो A और B का जो मासेस का रेशो होगा वो कितना था, 1:8। अब A और B जब आपस में कंबाइन कर रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन कर रहे थे और उसके अलावा एक नया कंपाउंड बना रहे थे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब आपस में कंबाइन किया तो वो जो रेशो आया ना, वो रेशो भी अब क्या होगा, होल नंबर रेशो होगा। और ये जो दोनों रेशो आ रहे थे ना, ये दोनों रेशो क्या होने चाहिए, या तो सेम होने चाहिए या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल का मतलब है, देखो अभी रेशो आ रहा था 1:8, अगर मैं इस रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2:8। अगर ऐसा रेशो आए ना 1:8 या फिर 2:8, तो भी मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगली क्लास में इसका एक और एग्जांपल दूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल का क्या मतलब है ना। अगर 1:8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2:8 बन जाए, तो अगर ऐसा आ रहा है ना रेशो, मतलब कि जब दोनों ने आपस में कंबाइन किया तो 1:8 आ रहा है, जब वैसे हम रेशो निकाल रहे थे तो 2:8 आ रहा है, तब भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। तो बच्चों ये होता है मल्टीपल का मतलब, ठीक है। कहो तो फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। देखो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। देखो एक बार थोड़ा और क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ। कार्बन जो था मेरे पास एक एलिमेंट था, कार्बन ने कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ने कंबाइन किया बच्चों ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो बनाया CH4, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो बनाया CO2, ठीक है। अब ये जो दोनों अलग अलग एलिमेंट थे ना, ये भी आपस में कंबाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया, पानी यानी कि वाटर।
अब इसके केस में रेशो देख लो, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि 2:16। तो जब आपस में कंबाइन किया तो रेशो आया बच्चों 1:8। ठीक है, इसको कर लो साइड में कि ये जो आपस में जब इन्होंने कंबाइन किया था तो रेशो 1:8 आया था। अब इसके केस में भी देख लेते हैं। अब CH4 कैसे बनता है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन का मास था 12 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम। और CO2 कैसे बनता है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कार्बन का मास था 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का मास हुआ बच्चों 32 ग्राम। अब एक फिक्स करना है तो ये तो फिक्स ही है, इन दोनों का रेशो ले लो आप। तो इन दोनों का रेशो क्या है, 4:32। 4:32 मतलब 1:8। तो ये भी 1:8 आया जब दोनों ने अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, ये भी 1:8 आया। तो क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं तो मतलब कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वहां पे वैलिड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 बारी समझा दिया है, फिर भी समझना है तो फिर से रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब पे, तो वापस देख लेना। दोनों बारी समझाया है और सेम ही तरीका बताया है। क्या, एक एलिमेंट 2 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करेगा, 2 कंपाउंड फॉर्म करेगा, एक का मास फिक्स रखना है, बाकी दोनों एलिमेंट्स के मासेस का रेशो लेना है, कुछ रेशो आएगा। फिर वो जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे एक नया कंपाउंड बनेगा, उनके अंदर उन दोनों एलिमेंट्स का जो रेशो आएगा तो पहले वाला रेशो और वो वाला रेशो बच्चों सेम होना चाहिए, वो वाला रेशो सेम होना चाहिए। तो अगर सेम हुआ तो मेरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लूं क्या, एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ कार्बन और कार्बन बच्चों कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ और कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूं, दोबारा से सुनना। कार्बन जब सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर और ऑक्सीजन को भी आपस में कंबाइन करा दो तो सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे हैं SO2। ठीक है, सल्फर कितना है बच्चों, 32 ग्राम, O2 भी कितना है बच्चों, 32 ग्राम। तो रेशो आ गया 1:1। कितना आ गया, 1:1। अब इसके केस में भी रेशो देख लेते हैं, कार्बन और 2 सल्फर और इसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन है 12 ग्राम, 2 सल्फर, 1 सल्फर का मास 32 ग्राम, 2 सल्फर का मास 64 ग्राम। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मतलब 12 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, है ना। अब इसको फिर से फिक्स कर दिया, अब इन दोनों का रेशो ले लो। इन दोनों का रेशो बच्चों क्या हो गया, 64:32 यानी कि 2:1। अब आप बोलोगे कि मैम सेम नहीं आ रहा, 1:1 आ रहा है। अब बच्चों ये सेम नहीं है, ये मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। जैसे कि मैंने बोला 1/1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2/1, यानी कि 1/1, 2/1 जो है वो 1/1 का मल्टीपल है ना, 2/1 का मल्टीपल है। और अगर मल्टीपल भी आए चाहे सेम आए तो मतलब कि मेरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड हो रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यहाँ पे भी वैलिड हो रहा है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे जल्दी से ये बताओ कि CH4 CO2 H2O, ये तो मैंने अभी कराया है, कोई और एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास है N2O N2O3 और नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे अमोनिया, क्या इनके केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो सकता है क्या? बस इतना सा बता दो मुझे, क्या इनके केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो सकता है क्या? बताइए, क्या इनके केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस वैलिड होता है? N2O N2O3 एंड अमोनिया के केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो सकता है या फिर नहीं होता? सिलेबस अभी से कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम कंप्लीट करा देंगे आपको। हो सकता है कि नहीं हो सकता? N2O N2O3 एंड अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन फिक्स है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन अमोनिया बना रहा है।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और N2O बना रहा है। अब एक कंपाउंड बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते और नहीं वैलिड होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, अमोनिया बनाएगा और N2O बनाएगा, या फिर N2O3 भी बना सकता है। लेकिन इसमें एक ऐसा कंपाउंड भी तो होना चाहिए ना जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं, तो इसके केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं वैलिड होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर लॉ एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ लो। जेई में या फिर नीट की तैयारी तो कर ही रहे होंगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां के लिए जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपना जो नोट्स है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको जरूर रिवाइज करें, और बाकी के कुछ 2-3 लॉस बचे हैं वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और इनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।